नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, खुश रहोगे और पढ़ रहे होगे। आज बेटा हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। ये चैप्टर बेटा जब वो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी, तो उस समय क्या क्या यहाँ पर जो है उनके स्वागत की तैयारियां की गई, ये सभी का वर्णन है। और इसमें एक विशेष बात है जो आपको पढ़ोगे तब पता चलेगा भारतीयों के विषय में। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी, अपने पति के साथ जो है हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, अखबारों में उनके बारे ही सुर्खियों में थी, क्योंकि एलिजाबेथ जो है भारत आने वाली थी, तो सभी अखबारों की हेडिंग ये इन्हीं बातों से भरी हुई थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। तो वह जो है उनका दर्जी को भी ये था कि कौन सी ड्रेस, कौन से देश के जो घूमने जाएंगी वे, तो कौन सी ड्रेस किस देश में पहने, ये उसमें भी वो भी बहुत परेशान था सेलेक्ट करने में। ठीक है। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। यानी कि वो सेक्रेटरी भी था और जासूस भी था, जो कि रानी को सभी जो है चारों तरफ की खबरें लाकर देता था कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के लिए दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। यानी कि पहले तो फौज के साथ निकलते थे, है ना, फौज सैनिक साथ होते थे, लेकिन आजकल उस जमाने में तब क्या था कि फोटोग्राफरों का जो है सहारा लेकर ही रानी फेमस होती थी, निकलती थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया, कि करीब 400 पौंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यानी कि वो बहुत रिच फैमिली थी और रानी थी, तो उनके जो हैं बावर्ची और उनके अंगरक्षक, उनके नौकर, उनके बारे में भी सब लोग छापते थे और सब जानने की कोशिश करते थे। तो ये इन से अखबार भरे रहते थे। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी कि वो तो वहाँ से जाने चलने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन हिंदुस्तान में भी चारों तरफ जो है उसके आने की खबर फैली हुई थी। इन खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके आजकल तो 5,000 का सूट कुछ नहीं मायने रखता, लेकिन बेटा उस जमाने में तो 5,000 का सूट जो है बहुत ही कोई कोई पहनता था, पहनता ही नहीं था, रानी थी वो इसलिए पहनती थी। ठीक है। के लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। यानी कि जब ये पता चला कि महारानी एलिजाबेथ आ रही है, तो लोग उनके बारे में नए नए जो है कसीदे पढ़ने लगे, मतलब नई नई बातें, सुंदर सुंदर कहावतें बनाने लगे, है ना। और सड़कें चारों तरफ की जो जहाँ से उनको निकलना था, उनको
बहुत सुंदर बनाया गया, वहाँ से बहुत सफाई की गई, हर चीज़ को जो है थोड़ी बहुत भी अगर टूटी फूटी थी उनकी मरम्मत की गई, ठीक है, ऐसे उनका चारों तरफ से श्रृंगार किया गया। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। यानी कि जो रोड जो है टूटी फूटी थी, वो सड़क भी जो है अब चमक उठी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और दीवारें और जो इमारतें थी जहाँ से उनको गुजरना था, उन पर भी लिपा पोती करके उनको भी चमका दिया गया, उनका भी श्रृंगार किया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो एक बेटा जहाँ से उनको गुजरना था, वहाँ पर उनके पति जॉर्ज पंचम की एक स्टैचू लगा हुआ था, लेकिन वो स्टैचू जो है किसी किसी भी वजह से वो स्टैचू की नाक जो है टूट गई थी। तो अब मुसीबत ये थी कि वो आएंगी तो उस पर जाएंगी जरूर, स्टैचू पर देखेंगी, लेकिन जब उसकी नाक टूटी हुई होगी तो ये भारत के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक नाक को हम उनको जो है टूटी हुई को ठीक नहीं कर पाए। तो इस विषय पर चारों तरफ से ये सोचने लगे कि अब इस नाक का क्या किया जाए। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मागर्म बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया तो लोगों ने ये सोचा कि भाई अब इनकी अंग्रेज़ों की जो है ये स्टैचू, ये तस्वीरें हटा दी जाएं और अजायब घरों में रख दी जाए, और हम अपने देश के जो है अपने देश के जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं उनकी लगाएंगे। तो इसमें कुछ तो कह रहे थे कि हटा दो, कुछ कह रहे थे नहीं हटा दो। इसी तरह से सब असमंजस में थे। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। तो वो जो है किसकी थी जॉर्ज पंचम की नाक? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, ठीक है, एकाएक गायब हो गई, यानी कि वो टूट गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। यानी कि इतनी सख्त पहरेदारी के बाद भी नाक जो है टूट गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरखाओं की एक मीटिंग हुई, बुलाई गई, यानी कि देश के नेताओं की एक मीटिंग हुई, और उन्होंने यह मसला पेश किया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। नाक यानी कि बेटा इज्जत, मान सम्मान। वो कहते हैं कि अगर हम एक नाक की जो है रक्षा नहीं कर पाए तो ये भी हमारे देश के लिए जो है शर्म की बात है, ठीक है। तो इस बारे में सब सोच रहे हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग खरोचे गए यानी कि सभी की सलाह ली गई, सभी से सलाह मशवरा किया गया, सबके विचार सुने गए। यह तय होते कि एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। अब एक अच्छा मूर्तिकार था जो कि बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था, उसको सभी ने सलाह की, मशवरा किया कि भाई उस मूर्तिकार को बुलाया जाए दिल्ली में, और वही कुछ कर सकता है, उसी को आदेश देंगे। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्काकामों के चेहरे देखे देखे अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर।
कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थी। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अब वो सबके चेहरे देखकर वो भी उदास हो गया। तो किसी एक ने कहा कि भाई जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई है और आपको वो नाक लगानी है। किसको कहा? मूर्तिकार को। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ से बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब कोई भी चीज़ हम लगाते हैं उस पर, तो ये तो होता है ना कि भाई सेम चीज़ कहाँ से आई थी, ये पता करना होगा। तो वो कहता है कि मुझे बताओ कि भाई ये पत्थर कहाँ से लिया गया था, कि मैं भी वहीं से ये पत्थर लूँ और उसकी नाक बनाऊँ और इस पर लगा दूँ। सब हुक्म कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हुआ, हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। यानी कि पुराने फाइलें चेक की गई कि ये कहाँ से बनी थी, किसने बनाई थी, पर फाइलों में कुछ इसका अता पता नहीं था। क्लर्क ने लौट कर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। यानी कि फाइलों से कुछ पता नहीं चला। देखो बेटा, ये मीटिंग हो रही थी ऐसे, ठीक है। हुक्म कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसी भी हो यह काम होना है और उस नाक का दारोमदार आप पर है। यानी कि एक कमेटी बना दी, उस कमेटी पर को बोल दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन ये नाक जो है आपको लगवा कर देनी होगी। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया और उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिली? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। यानी कि इसके देश में हर चीज़ उपलब्ध है, यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। वो कहता है कि हम ये ज़रूर करेंगे, ढूंढेंगे और ज़रूर जो है हमें सफलता मिलेगी, हम ये नाक ज़रूर लगा पाएंगे। ये छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया और ये बात अखबारों में छप गई क्योंकि उस मूर्ति के बारे में अखबारों में भी लिखा हुआ था। क्योंकि जो है रानी एलिजाबेथानी थी, तो मूर्ति की तो मरम्मत ज़रूरी थी। जब रस्तों की भी मरम्मत होगी, बिल्डिंग की भी मरम्मत होगी, तो इसकी भी मरम्मत ज़रूरी थी। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लालत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। वो बोला कि हिंदुस्तान में तो ये पत्थर है ही नहीं, ये तो विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर, यानी कि जोश में आकर, लालत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक नहीं मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों को तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई, यानी कि उसको जब कोई हल लगा तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई कि चलो भाई, कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा। उसको भी ऐसा लगा। चपरासी का हुक्म हुआ और कमरे में सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। उन अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब उसने डरते डरते कहा, क्योंकि अपने देश के नेताओं की नाक उतारने की बात थी।
तो उसने डरते डरते कहा कि भाई मैं अपने देश के किसी नेता की जो इस पर फिट बैठे उसकी नाक उतार लाऊं और इस पर लगा दूं। सबने सबकी तरफ देखा। अब ये इतनी बड़ी बात है, एकदम से तो हाँ नहीं भर सकते थे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। उसने कहा कि ठीक है, तुम कर तो दो, लेकिन जो है बड़ी होशियारी से करना, उस पर भी वापस नाक लगा देना। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गावस्की, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल और विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई और मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की ओर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। वहां पर लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने बड़ी मुश्किल से बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया और जॉर्ज पंचम की नाक इन सब की नाक से बड़ी निकली। जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाक बड़ी निकली। यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी और जो हमारे नेता थे सभी, उनकी नाक बड़ी थी। इसमें बेटा दूसरी तरह से भी व्यंग्य किया गया है कि हमारे देश के जो है नेताओं का, हमारे देश का मान सम्मान जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा था। नाक का मतलब होता है मान सम्मान। तो जॉर्ज पंचम की नाक इसमें छोटी दिखाई गई है और भारतीयों की नाक बड़ी, यानी कि उनका मान सम्मान, उनका गर्व जो है बड़ा है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए, यानी कि धैर्य बंधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। बोला कि जब इनकी नाक बड़ी लग रही है तो किसी शहीद बच्चे की नाक को इस पर लगा दो। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इनसे बड़ी बैठती है। अब देखो, बच्चे की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक पर सही नहीं बैठ रही थी। तो ये दिखाया गया है कि हमारे देश के बच्चे की मान सम्मान, इज्जत भी जॉर्ज पंचम की इज्जत से, मान सम्मान जो है बड़ा था। अब बताइए मैं क्या करूं। अब वो कहता है कि हम बताओ अब मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। वो कहता है कि उनको बहुत अच्छी तरह से जो है चमका दिया था, लेकिन नाक तो अब तक नहीं लगी थी। बात फिर बड़े हुक्म कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या। वो कहेंगे अगर हम इनका नाक ही नहीं बचा पाए तो उनका स्वागत क्या करेंगे। यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई, यानी कि यह तो हमारी इज्जत ही खराब हो जाएगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था, क्योंकि उसको तो काम करके पैसे चाहिए थे, है ना बेटा। तो एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया, यानी कि सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक जो है उसके मन में विचार आया। और उसने क्या कहा, उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद कर दिए गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। अब सब एकदम से डर गए कि जिंदा नाक को कैसे लगाएंगे। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ
आचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए मुझे। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई और उन्होंने कहा कि भाई चलो तुम कैसे भी करो, लेकिन जो है अब हमारी इज्जत बचा दो और ये जो है नाक लगा दो। अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया और अब अखबारों में बता दिया गया कि नाक जो है अब लग गई है। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई और फिर क्या है, एक ओरिजिनल सी नाक बनाकर और उस पर लगा दी गई, जैसे कि ओरिजिनल बनाई जाती है। ठीक है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, सबकी रबाव निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, यानी कि उसमें से जो गंदगी थी वो निकाल दी और उसमें ताज़ा पानी भर दिया गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जाने चाहिए। और वह दिन आया। अब उन्होंने कहा कि चाहे तू कुछ भी कर, लेकिन नाक को उस दिन लग जाना चाहिए। ठीक है। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने एक खबर जो है छाप दी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती थी, यानी कि उन्होंने ऐसी नाक बनाकर लगाई थी जो कि पत्थर की नहीं, बिल्कुल सचमुच की लग रही थी। ठीक है। यानी कि ये जो मसला हल हो गया। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे, यानी कि पहले हर रोज यही अखबारों में छपी रहती थी ना, तो अब ये मसला हल हो गया तो अखबार वाले भी थोड़े शांत बैठ गए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए। ठीक है। तो कहते हैं कि एक ही नाक चाहिए थी और वो भी उस बुत के लिए जो कि लगाई गई थी। ठीक है। तो अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, अब मेरे साथ इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप बताओगे। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलामी मानसिकता को दर्शाती है। भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग और शासक अंग्रेजों की चापलूसी और खुशामद करने में विश्वास रखते थे। साथ ही यह स्थिति उनकी कामचोरी, लापरवाही और मूर्खता को भी दर्शाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रश्न 2 है बेटा, रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशानी का क्या कारण था? उनकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो इसका आंसर होगा, दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक, भारत और नेपाल का दौरा करेगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसी ड्रेस पहनेगी। इस बात की दर्जी को और कोई जानकारी नहीं थी, न कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। वो चाहता था कि वह जो उसकी प्रशंसा की जाए। ठीक है। उसका सोचना था कि जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी, यानी प्रसिद्धि होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित ही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली की कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए?
इसका आंसर होगा नई दिल्ली के कायापलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया। सदा के बंद पड़े फुव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस और विशेष प्रबंध किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। यानी कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आपको बताना है। तो आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों का जो है व्यर्थी वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति क्या विचार है? इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दिया जाना चाहिए जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे उतरते नहीं है, पर चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं जो पत्रों में छा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी बताना चाहिए। और इसका ख पार्ट है बेटा, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। आने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है। यानी कि जो है आम जनता भी उनके पहनावे, उनके चाल ढाल ये देखकर और व्यर्थ के पैसे खर्च करते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जॉर्ज पंचम की नाक जो है लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? आपने पढ़ा है ना। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। कौन कौन से किए? उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई थी ना, ढूंढवाई गई। फिर भारत के सभी पहाड़ों, पत्थरों की खानों का दौरा किया गया। फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण किया गया और पूरे देश का जो है दौरा किया गया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। ये सब हुआ था ना, आपने पढ़ा था। नेक्स्ट है बेटा, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। तो उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्म कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए इस अन्य कथन छाट कर लिखिए। पाठ में आए बेटा ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती है। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी ना सी। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट की नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। देश के खैर खाओं की मीटिंग बुलाई गई। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ पता नहीं चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, ये आपको लिखना है। तो ये क्या है, इस पाठ में जो है नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक है। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इस क्वेश्चन में जो है पूरा अच्छी तरह से समझाया गया। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए।
जॉर्ज पंचम का भारत की धरती में कोई अनुराग नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चे से अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? इसका आंसर होगा, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया गया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का गालमेल तक पत्थरवत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल वाक्पटुता से छिप गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा बेटा, अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई, यानी कि अपने देश का भी मान सम्मान देखना था ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर होगा बेटा, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था। कहीं भी विपन्नता नहीं थी, अभाव था केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्र की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे हैं, गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में न तो कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र बांटे गए, और न किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, न कोई फीता काटा गया, न सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुए। इसलिए किसी नेता का ताज़ा चित्र नहीं छपा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन करे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को बेटा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर आप अपना जो है अपने व्यू कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे आप सभी का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।